नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संवाद विद तेज चौबे में। और इन दो पंक्तियों के साथ हमारे मुख्य अतिथि यहाँ पर उपस्थित है, तो मैं उनको बुलाना चाहूँगा और आप सभी से रूबरू करवाना चाहूँगा कि लाख सियासत ठोक ले आश्वासन की कील, लाख सियासत ठोक ले आश्वासन की कील, भारत इनसे चल रहा सैनिक पुलिस वकील। हमारे आज स्टूडियो में आदरणीय अमन ओम पाटीदार जी उपस्थित है, जो लीगल ओम कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर हैं। मैं आपका बहुत बहुत संवाद विद तेज चौबे में स्वागत करता हूं और आपसे आग्रह निवेदन करता हूं कि हमारे दर्शकों को आपके बारे में थोड़ा सा आप परिचय दें। सभी को नमस्कार, तेज चौबे जी को नमस्कार और नमस्कार संवाद संस्थान को, जो लगातार लोगों से संपर्क करने का माध्यम है और जो विचारों का आदान प्रदान करता है। क्योंकि मैंने कहीं सुना था कि अगर 1 रुपये आप मुझे देंगे और 1 रुपये मैं आपको दूंगा तो हम दोनों की संपत्ति 1-1 रुपये से बढ़ेगी। पर एक विचार मैं आपको दूंगा, एक विचार आप मुझे देंगे तो हम दोनों 2-2 नए विचारों के मालिक वहां पर हो जाएंगे। क्या तो विचारों का आदान प्रदान संवाद के माध्यम से होता है। निश्चित रूप से एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक लोकतांत्रिक देश में ऐसे संवादों की जरूरत है जहां एक दूसरे तक हमारे विचार पहुंच सके। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम अमन ओम पाटीदार है। मेरी शिक्षा धार जिले के केंद्रीय विद्यालय से हुई थी। उसके उपरांत मैंने इंदौर के स्कूल ऑफ लॉ देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से अपना पूरा लॉ कंप्लीट करा। इसके बाद मैंने LLM करा और उसके बाद मैं आज लीगल ओम नाम की संस्था चला रहा हूँ। देश भर में मेरे विद्यार्थी है, बहुत सारे विद्यार्थी हमारे आज जज बन चुके हैं और यही कानूनी जागरूकता और तमाम सामाजिक गतिविधियों के साथ मैं आज अपना काम कर रहा हूँ। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने बताया, आप LLM LLB कर चुके हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भी आप कार्यरत हैं। तो प्रथम प्रश्न मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में अभी जो काफ़ी समय से इस संबंध में चर्चा चल रही थी, इसके ऊपर विचार हो रहा था, उसके ऊपर कहीं ना कहीं हाई कोर्ट की मोहर लग चुकी है। 70% का जो नियम था वह लागू हो चुका है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? नियम ये आया है कि अब जिन विद्यार्थियों को मध्य प्रदेश में सिविल जज की परीक्षा देनी है, उनके या तो 70% होना चाहिए या 3 साल का अनुभव होना चाहिए। कुछ दिक्कत है इसके साथ है, चूँकि आप 70% का नियम तब लगाना ठीक होता है जब पूरे देश में हर यूनिवर्सिटी का जो मापदंड होता है अंक देने का, वो बराबर होता है। पर आज इस देश में से बहुत सारे बड़े विश्वविद्यालय, मानक विश्वविद्यालय है जो वहाँ पर, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, 70% वहाँ आना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है। अब एक यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडल 65 पे बन जाए और एक कॉलेज का गोल्ड मेडल 90% तक जाता हो, तो जहाँ पर समान स्थिति नहीं है, वहाँ पर इस तरीके का 70% का नियम लाना निश्चित रूप से आर्टिकल 14 जो हम देखते हैं कि समान रूप से वो होना चाहिए, उसके अगेंस्ट, उसके वायलेशन में होता है। अब निश्चित रूप से मामला हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, पिटीशन जाएगी, वहाँ पर निर्णित होगा। पर हमारे हिसाब से चूंकि परसेंटेज अगर सब विद्यार्थियों का बराबर होता है, जैसे स्कूलिंग में होता है, CBSE बोर्ड एक जैसे काम कर रहा होता है, MP बोर्ड एक तरीके से काम कर रहा होता है, तो वहाँ पर अगर आप ऐसा नियम लाते तो निश्चित रूप से ठीक रहता। पर जब कहीं 70% किसी के नहीं है और कहीं 70 से कम किसी के नहीं है, वहाँ पर ये नियम ठीक नहीं है, पहला। दूसरा, अब क्या होगा, प्राइवेट कॉलेजेस 70% शायद बांटना शुरू कर देंगे और एक बार फिर बाजारवाद हावी हो जाएगा शिक्षा के ऊपर, तो ये भी एक दिक्कत है। तीसरा, 3 साल का जो अनुभव का बोला है, वो 3 साल का अनुभव इसलिए ठीक नहीं क्योंकि उसका मापदंड नहीं है आपके पास। क्योंकि आप बोलेंगे बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन से 3 साल, तो बच्चे करा लेंगे और तैयारी करेंगे। आपका उद्देश्य था कि बच्चा कोर्ट जाए, बच्चा प्रैक्टिकल सीखे और उसके अनुभव के साथ वो परीक्षा देने आए। पहली बात तो 3 साल का अनुभव और 70% दोनों को बराबर रखना भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है। पर मेरा मानना है कि अगर ऐसे नियम आपको लाने भी है तो 3-4 साल का समय देना चाहिए, 5 साल का समय देना चाहिए और आज से कई साल बाद उसको लागू करना चाहिए। क्योंकि जो विद्यार्थी इस रेस में शामिल हो चुका है, जो विद्यार्थी 12वीं के बाद उसके पास कई विकल्प थे, पर उसने आपको चुना है, जुडिशरी को, और ऐसे में उसके आने के बाद उसे पता चले कि इस तरीके के नियम है, अचानक पता चले, तो निश्चित रूप से उसके लिए एक झटका होता है और उसके भविष्य की सुरक्षाओं पे सवाल उठ जाते हैं, उसके भविष्य पर सवाल उठ जाते हैं। एक और मसला है, मेरे पास बहुत सारे कॉल आए जो सरकारी कर्मचारी है। सरकारी कर्मचारी जो व्यक्ति शुरू में अपने घर की समस्याओं के चलते नौकरी में चले गया, उसके बाद में 3 साल का अनुभव है, तो वो कहाँ चला गया ना, 70% है। अब एक कॉलेज से निकल गया तो 70% की वापसी तो संभव नहीं है, और सरकारी नौकरी में है तो 3 साल की प्रैक्टिस संभव नहीं है। वो व्यक्ति अब हमेशा के लिए जुडिशरी से बाहर हो चुका है। इसके सिवा जो मध्य प्रदेश का बच्चा है जो बाहर राज्यों में जज बन चुका है, अगर उसके भी 70% नहीं है तो वो भी एलिजिबल नहीं है। तो ऐसे करके बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे सवाल है, और निश्चित रूप से सवाल हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे पिटीशन के माध्यम से, और एक अच्छा जवाब, एक अच्छा फैसला उम्मीद है कि भविष्य में हमारे लिए आएगा।
जैसे कि सर आपने समस्याएं तो बहुत सारी बता दी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हमारी जुडिशरी ने इसके ऊपर फैसला लिया है तो कहीं ना कहीं इसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी देखे होंगे, तो मैं आपसे चाहता हूं कि इसके ऊपर आप पॉजिटिव इसमें क्या है वो भी आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। निश्चित रूप से क्या होता है, एक विद्यार्थी को जब एकदम से अचानक जज बन जाता है तो जज का एक अनुभव होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए और कोर्ट किस तरीके से काम करती है, वकीलों का संघर्ष क्या होता है, वकीलों की दुनिया क्या होती है, आप पोडियम के उस पार की दुनिया भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर बच्चा 3 साल का अनुभव लेने जाएगा कोर्ट में तो निश्चित रूप से वो एक अच्छा अनुभव लेकर आएगा जो उसके पूरे जीवन में उसको काम आएगा, उसकी तैयारी में उसको काम आएगा, और जब वो जज बनेगा तो वो दोनों पक्षों की बातों को ठीक से समझ पाएगा कि उस पक्ष का क्या बात होती है। आज ये होता है कि बहुत सारे विद्यार्थी कॉलेज से सीधा जज बन जाते हैं तो उन्हें जो वो संघर्ष होता है, जो बार एंड बेंच का रिलेशन होता है, उसके बारे में उनकी सीख कम होती है, क्योंकि वो कभी बार और बेंच के साथ रहे ही नहीं, सीधा वो बेंच में चले जाते हैं उस बार के संघर्ष के साथ। उस बार में सीनियर जूनियर या कभी सीनियर ना आ पाए जूनियर आता है, इन तमाम चीज़ों को, समस्याओं को समझेगा, तभी एक बेहतर रिलेशन बार और बेंच का बन पाएगा। ये उनका उद्देश्य था। एट द सेम टाइम 70% का भी नियम रखा हुआ है। निश्चित रूप से प्रतिभाशाली बच्चे आना चाहिए, जिन बच्चों का शुरू से एक्स्ट्राऑर्डिनरी है उनको आना चाहिए, पर हमने देखा है कि 70% का मापदंड लॉ में ज़्यादा है। मतलब आप इसको अगर 60% करते तो शायद इतना विरोध समाज में नहीं होता, पर 70% चूंकि बनते नहीं है, बहुत चुनौती के साथ बनते हैं और कहीं जगह तो बनते ही नहीं है। ऐसी परिस्थिति में फिर इसके ऊपर इसलिए सवाल है, बाकी चीज़ें अच्छी है। और मैंने कहा अगर आपको ऐसा करना है निश्चित रूप से करिए, पर आप आज से 5 साल बाद के लिए कर देते ताकि आने वाला बच्चे को पता होता कि 70% चाहिए या 3 साल चाहिए। तो 12वीं बाद वो निर्णय करता है कि उससे आपके साथ जाना है या नहीं जाना है, उससे लॉ को चुनना है या नहीं चुनना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही शानदार और बेबाकी से आपने इसका उत्तर दिया। एक और प्रश्न, वर्तमान में जो अभी हुआ आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस की जो चेंजेस के लिए जो बात चल रही है, तो जो बच्चे अभी वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कितना चैलेंजिंग है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्लेटफॉर्म सभी के लिए बराबर है, और अगर लॉ बदला है, कुछ परिवर्तन होने वाला है जो भविष्य में होगा, वो अगर बदलाव होगा तो सभी के लिए होगा। तो अगर किसी वर्ग को फायदा मिल रहा होता, किसी को नुकसान हो रहा होता तो सवाल होता। और निश्चित रूप से हमें व्यक्तिगत रूप से न सोचते हुए हमें देश के रूप में सोचना चाहिए, हमें एक समाज के रूप में सोचना चाहिए, और हमें उन आवश्यकताओं को सोचना चाहिए, क्योंकि एक आज़ादी का, एक गुलामी का कहने की प्रतीक होता है वो, है ना, कि हम गुलाम थे। आज़ाद हिंदुस्तान ने सीआरपीसी बनाया, लेकिन आईपीसी हमारे पास पुराना था, एविडेंस पुराना था, टीपीए पुराना है, नेगोशिएबल पुराना है, सीपीसी पुराना है। तो आज़ाद हिंदुस्तान क्यों ना अपने खुद के लॉ बनाए, क्यों ना उसका नाम अपने तरह रखा गया। और बहुत सारे ऐसे प्रावधान थे जो ब्रिटिशर्स ने अपने हिसाब से बनाए थे, उन्हें भी कहीं ना कहीं बदलने की जरूरत है। और 50, 60, 100 साल हो गए कुछ कानूनों को, तो निश्चित रूप से समय बदलाव चाहता है, और चेंज इज़ द ओनली थिंग विच इज़ कांस्टेंट। तो ऐसे में नए बदलाव आना चाहिए, स्वागत योग्य है। और ऐसा भी नहीं कि अचानक लिया है, आपको पहले से बता दिया गया था, 2-3 सालों से इसकी बात चल रही थी, पूरे देश भर से सुझाव मांगे गए थे, पार्लियामेंट में बिल पेश किया जाएगा, दोनों ही सदनों में भरपूर बहस होगी। आप भी अपने विचार वहाँ तक पहुँचा सकते हो अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, तो उसके सही और गलत पर, उसकी आलोचना पर आप बात कर सकते हैं, पर एकदम स्पष्ट रूप से कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें याद करना पड़ेगा, ये थोड़ी सी छोटी मानसिकता, इसको अवॉइड करना चाहिए हमें। बहुत बढ़िया, जैसा कि आपने बताया राष्ट्र सर्वोपरि है, चेंजेस होना चाहिए। इस पे मैं आपसे एक और क्रॉस क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि अंग्रेजों के समय से हम कुछ चीज़ें फॉलो करते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि वर्तमान में हम इंग्लिश को ही क्यों प्राथमिकता दी जाती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में? यह सभी को ज्ञात है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए आर्टिकल है इसके संबंध में। और एक और प्रश्न मैं इसी से जोड़ते मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो हमारी पोशाक है, जो हमारी परिवेश है, जो हम पहनते हैं, वो भी हम कहीं ना कहीं पाश्चात्य संस्कृति का उपयोग वर्तमान में करते हुए उसका प्रयास कर रहे हैं, उसी को फॉलो करते आ रहे हैं। क्या हम धोती कुर्ता नहीं पहन सकते? बिल्कुल पहन सकते हैं, ये हमारा अपना विषय है, लेकिन हमने देखा है कि हमने पिछले 70 सालों में बहुत सारी चीज़ों में हमने बदला है और लगातार हम परिवर्तन कर रहे हैं। पहला सवाल भाषा के ऊपर है, तो निश्चित रूप से मैं स्वयं इस बात का विरोध करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में केवल अंग्रेजी का जो लेवल है वो नहीं होना चाहिए। किसी व्यक्ति को किसी भी भाषा में बहस करने का अधिकार होना चाहिए। और जब इस देश की आधी आबादी हिंदी बोलती है, समझती है, तो जब मेरी समझ हिंदी में है, अगर एक विक्टिम के लिए पूरी कार्रवाई जिस व्यक्ति के लिए हो रही है, उस व्यक्ति को उस व्यक्ति की भाषा में न्याय होना चाहिए।
अगर आज हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑनलाइन स्ट्रीमिंग जैसा कि आप जानते हो, तो अगर कोई व्यक्ति देखना चाहता है कि हमारी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय किस तरीके से काम करता है, अगर वो अंग्रेजी भाषा को नहीं जानता है तो उसके लिए वो लाइव स्ट्रीमिंग किसी भी काम की नहीं है। और मेरा मानना है कि भाषा केवल माध्यम है अपने विचार को आप दूसरे के विचार तक पहुंचाने का। अंग्रेजी में भी संभव है, हिंदी में भी संभव है। देश प्रयास कर रहा है, हम हिंदी दिवस के माध्यम से जागरूकता फैला रहे हैं और मेरा मानना है कि भविष्य में वो दिन जरूर आएगा जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हिंदी को भी उतना ही सम्मान मिलेगा जितना सम्मान आज अंग्रेजी भाषा को मिल रहा है। एक बात हमें स्वीकार करना चाहिए कि जो कंटेंट क्वालिटी है और जो अमाउंट ऑफ कंटेंट है वो अंग्रेजी भाषा में आज ज़्यादा है, पर अगर हिंदी में काम किया जाएगा तो निश्चित रूप से हिंदी में भी कंटेंट उपलब्ध हो जाएगा। इसमें एक बात बताना चाहूँगा, MBBS पहले केवल अंग्रेजी भाषा में होता था, पर मध्य प्रदेश सरकार देश का पहला राज्य है जो MBBS को हिंदी में कराने वाला है। तो निश्चित रूप से पहल हो चुकी है और आने वाले कुछ समय में हम परिवर्तन देख सकते हैं। बिल्कुल सही। वर्तमान सरकार ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे कदम उठा रही है जो हिंदी के लिए, हमारी माँ हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे बहुत सारे कदम ऑलरेडी उठा चुके हैं और इस पे कार्य चल रहा है कि हिंदी का परचम पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हम यह परचम फहराएं। आपने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की बात की, इसके ऊपर मैं आपसे विचार जानना चाहूँगा कि जैसा आपने बोला कि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग जो हो रही है उसमें इंग्लिश में जो संवाद हो रहा है, व्यक्ति उसको समझ में नहीं आ रहा है जिसको अंग्रेजी नहीं आती है, लेकिन कुछ इसमें चैलेंजेस इस प्रकार भी आ गए हैं कि जो सीनियर वकील वहाँ पर उपस्थित हैं और जूनियर वकील उपस्थित है, जो क्लाइंट है वो यह देख के सिर्फ यह देख लेते हैं कि हमने जिन एडवोकेट को हायर किया है वो वहाँ पर उपस्थित हुए कि नहीं हुए। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से मेरे भी कुछ दोस्त साथियों ने मुझसे इस बात को साझा किया जो इंदौर हाईकोर्ट में वर्तमान में कार्य करते हैं। उन्होंने बोला कि जब तक स्ट्रीमिंग नहीं था तो हमारे सीनियर्स हमको मौका दे देते थे, जो फाइल ऐसी होती थी जिस पर बहस हमारे लिए करना संभव था वो फाइल हमको मिल जाती थी। पर आज चूंकि हाईकोर्ट में किस तरीके से काम होता है हम सभी जानते हैं, लोअर कोर्ट के जो बाकी जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती है, जो प्रदेश के बाकी जिले होते हैं, वहाँ के वकील आपको काम भेजते दूसरे वकील को और उस तरीके से हाईकोर्ट के एडवोकेट्स काम करते हैं। डायरेक्ट क्लाइंटेज भी होता है और वकीलों के माध्यम से भी उन्हें केसेस मिलते हैं। तो वकीलों के माध्यम से केसेस मिलते हैं, क्लाइंट के माध्यम से केसेस मिलते हैं। तो आज वो पक्ष देख सकता है आपको ऑनलाइन कि इस मामले में मेरे सीनियर ने जिस वकील को मैंने कराया उन्होंने बहस करी या उन्होंने अपने जूनियर को भेज दिया। तो ये चूंकि सीनियर की जवाबदारी है, उसने फीस अपने नाम से ली है, उस व्यक्ति को काम उसके नाम से मिला है, उसको फीस उसके नाम से मिली है, तो जवाबदारी बनती है कि सीनियर को वहाँ पर खड़ा होना चाहिए। वहाँ तक सब ठीक है, पर इस बीच जूनियर को जो सीखने का मौका मिलता था, जो सीखने का अवसर मिलता था, वो अवसर अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कम हो गया। खत्म तो नहीं हुआ, निश्चित रूप से काम, बहुत सारा काम ऑफिस में होता है तो उन्हें बांटना ही पड़ता है। वो इस बात की परवाह फिर नहीं करते कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, पर फिर भी एक प्रकार का प्रभाव इसके ऊपर निश्चित रूप से पड़ा है। और समस्या आती है तो समाधान भी आते हैं, तो आने वाले भविष्य में इसका कोई ना कोई समाधान हमारे बीच आ ही जाएगा। जी सर, बिल्कुल। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं। इसको इसीलिए चालू किया गया है ताकि प्रथम पंक्ति तक न्याय पहुँचे, प्रथम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक न्याय पहुँचे। लेकिन वर्तमान में हमारे पास कुछ ऐसे बिल ऑलरेडी हैं जो समाज का शोषित वंचित पक्ष है, उसके लिए हमारे पास तमाम नीतियां हैं, तमाम प्रकार के स्पेशल अधिकार हैं, तमाम प्रकार की पॉलिसीज़ हैं, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि समाज व सामाजिक समरसता अभी तक नहीं पहुंच पाई है। प्रथम पंक्ति तक जो पहुंचना चाहिए उसके ऊपर कार्यरत है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो हम गोल अचीव करना चाहते हैं उस तक हम अभी तक मुझे कहाँ पहुँचे हैं, कितने आगे बढ़े हैं और उसको हम किस प्रकार से पहुँच सकते हैं, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। निश्चित रूप से समाज एक लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है और अभी तक हम वहाँ तक नहीं पहुँचे। बहुत सारी चीज़ें हमारे संविधान में लिखी है, हमारे प्रियम्बल के बहुत सारा ऑब्जेक्ट है, जहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए। लगातार संघर्ष जारी है, काम तो चल रहा है पर कई बार काम धीमे हो जाता है, क्योंकि कानूनों का होना, नियमों का होना एक अलग बात होती है और उन्हें हम कितना पालन करते हैं वो अलग बात होती है। जिस दिन मैं और आप बात कर रहे हैं, नो कार डे आज पूरा शहर, इंदौर शहर मना रहा है। बहुत सारी कार हमने देखी आज बाजार में चलती हुई। निश्चित रूप से कोई कानून तो नहीं था कार नहीं चलाने का, पर हमने देखा कि समाज कितना एकत्रित है अपने कार्यों के लिए और कितना संकल्पित है। जो संकल्प आज अगर शहर के महापौर लेते हैं कि हम कार नहीं चलाएंगे, फिर भी हमने देखा बहुत सारे लोगों ने कार के साथ निकले। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, जब समाज, देखो स्वच्छता में समाज एक हुआ, हमने इंदौर को स्वच्छ लगातार 6 बार बनाया। तो अगर किसी मुद्दे पर पूरा समाज इकट्ठा हो जाए तो उसे बदलाव करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अगर किसी मुद्दे के ऊपर हम भटके हुए हैं तो निश्चित रूप से उन
चीज़ों के ऊपर हम नहीं बदल पाते। जैसे हम देखते हैं सरकारों की नीति कई बार होती है वो फ्री में बांटते हैं चीज़ों को, फ्रीबीज, एक पक्ष उसका विरोध कर रहा होता है पर विरोध करने वाला पक्ष इतना मजबूत नहीं है और इसीलिए वो गलत चीज़ जो लगातार फ्री में बांटी जा रही है, क्योंकि इससे एक वर्ग आलसी भी बनता है, इससे एक वर्ग कामचोर भी बनता है, वो काम भी नहीं करता है तो, और देश का जो बजट है जो वैसे ही नेगेटिव में चल रहा होता है ना, वो और बढ़ता जाता है। तो ऐसी स्थिति में पूरे समाज को एकजुट होना पड़ेगा, जो विचार या जो कानून आया है उसके ऊपर काम करना होगा और सबको एकजुट करना पड़ेगा। पर मेरा मानना है कि अगर भारत में कुछ बदलाव करना है तो आपको ऊपर से करना होगा। आप नीचे के व्यक्ति से उम्मीद नहीं कर पाओगे कि वो भ्रष्टाचार बंद कर दे, आप ऊपर से बंद कर दीजिए, नीचे बंद हो जाएगा। हमने जैसे नो कार्डे मनाया, लेकिन नो कार्डे बहुत अच्छी बात है, आम जनता ने आज प्रदूषण के खिलाफ अपना गुस्सा दिखाया और उम्मीद करी कि भविष्य में हम शायद हर सप्ताह भी ये त्यौहार मना पाए। लेकिन जो नेताओं के काफिलों के साथ 10-10 गाड़ी आगे पीछे चल रही है बिना किसी कारण के, उसके ऊपर भी सवाल होना चाहिए, उसके ऊपर भी विचार होना चाहिए। जो गुटखा तंबाकू पाउच के एड बड़े बड़े स्टार करते हैं आज, उससे जो लोगों को कैंसर होता है उसके ऊपर भी सवाल होना चाहिए, उसके ऊपर भी विचार होना चाहिए, क्योंकि वो एड किसी और का कर रहे हैं, दिखा कुछ और रहे हैं। वो सोडा का ऐड करके कहीं ना कहीं अपनी लीकर ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं, वो इलायची का ऐड करके कहीं ना कहीं उनके गुटके पाउच को प्रमोट कर रहे हैं बैक साइड से। तो अगर आप ऐसे गैप को अलाउ करोगे समाज में तो निश्चित रूप से दिक्कत देगा। अभी हम देखते हैं, अभी आईपीएल चल रहा है और सारे मैचेस चल रहे होते हैं, वो बहुत सारी एप्लीकेशन आ गई है, वो किसी जुए से कम नहीं है, किसी सट्टे से कम नहीं है, पर इनडायरेक्टली वो लीगल है तो समाज उसका बहिष्कार नहीं कर पा रहा है और बहुत सारे बच्चे उसमें लिप्त होकर अपना समय, भविष्य और पैसा तीनों बर्बाद कर रहे हैं। तो इन सब के ऊपर अगर समाज सोचेगा, सरकारें सोचेगी और आप अगर इन्हें बंद करेंगे तो निश्चित रूप से हम एक बेहतर समाज की ओर तेजी से अग्रसर हो पाएंगे। जैसा कि सर ने बहुत सारे मुद्दों पर, कंट्रोवर्सीज पर अपने विचार दिए, बहुत शानदार, इतने बेबाकी से बोलना वर्तमान में मैं आपके इन विचारों को और इन प्रकार के प्रश्नों को और संवाद विद तेज चौबे का यही एक मोटिव है इस चैनल चालू करने का कि लोगों के मस्तिष्क में चिंतन पैदा किया जाए, लोगों के मस्तिष्क में कौतूहल उत्पन्न होनी चाहिए। मेरी जो टैगलाइन है कि मानो कुछ नहीं, सर्वप्रथम जानो। जानना आवश्यक है मानने से पहले कि आप ऐसा कर क्यों रहे हैं, ऐसा करना आवश्यक क्यों है। एक और प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वर्तमान परिवेश में जैसा कि हम देख रहे हैं भारत को नई ऊर्जा मिली है, चाहे वो G20 के माध्यम से हो या आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं 75 वर्ष जैसा कि हम मना रहे हैं, और काफ़ी देश में ही नहीं अभी तो विदेश में भी भारत का परचम एक लहरा रहा है और भारत माता का जय घोष संपूर्ण विश्व में और विश्व गुरु बनने की जैसे कि हम तैयारी कर रहे हैं। तो वर्तमान में जो लोकतंत्र है इसके ऊपर आपके क्या विचार है, इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहें? देखिए, वर्तमान राजनीति बहुत अच्छा काम कर रही है, चाहे पक्ष विपक्ष दोनों, पर कुछ जैसे मजबूत लोकतंत्र तब होता है जब एक अच्छा विपक्ष हो। आज भारत देश में एक मजबूत विपक्ष नहीं है, तो अगर मजबूत विपक्ष नहीं होगा तो लोकतंत्र पर सवाल ही है। आपका लोकतंत्र 24 कैरेट सोना नहीं है, 24 कैरेट लोकतंत्र के लिए एक अच्छा विपक्ष होना भी जरूरी है। अगर विपक्ष मान लो कमजोर है देश में, तो इस देश की जनता का दायित्व बनता है कि वो विपक्ष का फर्ज निभाए। मैंने देखा इस देश में बहुत सारे युवा, मेरे बहुत सारे साथी, वो किसी राजनीतिक पार्टी के भक्त और चेले और चमचे बने बैठे। देखिए, जिनका घर चलता है राजनीति से, वो मोदी जी की नीतियों को, भाजपा की नीतियों को, कांग्रेस की नीतियों को, कांग्रेस के एजेंडे को समर्थन करे पूर्ण रूप से, विरोध करे पूर्ण रूप से, समझ आता है। पर जो देश का आम आदमी है, जो देश का नागरिक है, उस व्यक्ति को किसी का भक्त, चमचा और चेला नहीं बनना चाहिए। अगर उसको लगता है कि सरकार ने काम अच्छा करा है, बिल्कुल शाबाशी दे, और लगता है कि नहीं ये काम ठीक नहीं है, बिल्कुल आलोचना करें। मतलब अपनी ही सरकार की आलोचना करना आपको चाहिए, क्योंकि आपने उसको वोट दिया है, आप उससे सवाल कर सकते हैं। पर वर्तमान में जो माहौल है, अगर आप किसी पार्टी के खिलाफ पक्ष में बोलते हो तो बहुत सारे लोग उसे पर्सनल ले लेते हैं, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस देश के लोगों को नागरिक बनकर रहना चाहिए। लोकतांत्रिक पार्टी का सदस्य और कार्यकर्ता अगर नहीं है तो उन्हें बचना चाहिए उस कार्य को करने से। इससे हम एक अच्छे लोकतंत्र का निर्माण कर पाएंगे। हर सरकार की गलती होती है, हर सरकार के अच्छा पक्ष बुरा पक्ष दोनों होता है। मैं न भाजपा के समर्थन में बात कर रहा हूँ, न कांग्रेस के समर्थन में। मैं एक आम आदमी की तरह बात कर रहा हूँ कि चाहे कोई भी पार्टी, किसी भी राज्य, किसी भी कोने में आप हो, आपके नेता अच्छा काम कर रहे हैं, आप उसका समर्थन करिए, और अगर आपको लगता है कि आलोचना करना चाहिए तो आप उसकी आलोचना भी करिए। इस बात को मत देखा करिए कि इतना अच्छा कर रही है तो खराब क्यों नहीं बोले, क्योंकि हम चाहते हैं कि पार्टियां भी सुधरे। हर पार्टी में सुधार की संभावनाएं हैं। आज इस देश की राजनीतिक पार्टियों को जो चंदा मिलता है, उस चंदे का हिसाब किताब पार्टियां देने के लिए बाध्य नहीं है। वो कितने भी हजारों करोड़ का चंदा ले ले, आपको कभी पता नहीं चलेगा वो कहाँ से आया। अब ये नियम दोनों ही पार्टियों के लिए, सभी पार्टियों के लिए। तो इसके ऊपर सवाल आम नागरिक ही कर पाएगा कि हमें हिसाब दीजिए कि पैसा कहाँ से आया। तो
तो अगर हम सब आम आदमी बने रहे, हम सब नागरिक बने रहे जो संविधान में बनाना चाहता है, तो निश्चित रूप से लोकतंत्र और मजबूत होगा। जी बहुत बढ़िया सर, बहुत ही शानदार प्रश्न। और एक युवाओं को और जनता को और आम नागरिक को जागरूक होना अति आवश्यक है। और हमारे लिए जो वोट का अधिकार दिया गया है वह यही निर्धारित करता है कि सभी का जो वोट है वो एक है, चाहे वो किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी पक्ष का, कहीं से भी हो, चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल से हो। जब हम मतदान करने जाते हैं तो वह एक वोट निर्धारित कर देता है कि आप कितने पावरफुल हैं और आप कितने पावरलेस हैं। तो सभी के लिए समानता का अधिकार है। और निश्चित तौर पर लोकतंत्र का उद्देश्य यही है कि जब सियासत सत्ता के नशे में चूर होकर मदांध होकर राजा चलने लगे, तो तब यह कहीं ना कहीं युवाओं का, कहीं ना कहीं देश का और ये लोकल का और जनता का यह दायित्व है कि वो उनको भान कराएं कि आप हमारे लिए 5 वर्ष के लिए सिर्फ हमारे चुनी हुई कठपुतली हैं, आप इस राष्ट्र के राजा नहीं। बिल्कुल, ये डिक्टेटरशिप नहीं है, ये लोकतंत्र है। यहाँ पर जो प्रजा डिसाइड करेगी वही राजा बनेगा। बस हाँ, वी द पीपल ऑफ इंडिया संविधान की पहली पंक्ति है, इसे हमें भूलना नहीं चाहिए। बहुत ताकत देता है वो हम सभी को। जी सर, बहुत बढ़िया। एक और प्रश्न, जैसा कि आपने राजनीति के ऊपर बोला, अब मैं पुनः अपने विषय पर लेकर आपको चलता हूं और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वर्तमान में हम देखते हैं, जैसे हमें पता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो कहीं ना कहीं आम जनता का, आम व्यक्ति का यह बहुत बड़ा प्रश्न होता है कि न्याय मिलने में इतनी देरी क्यों हो रही है, इतना विलंब क्यों हो रहा है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, न्याय केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हमारे पास जो जुडिशरी सिस्टम में न्यायाधीश है उनकी कमी है, वो कम है। 2 बातें, एक तो वो नियुक्तियाँ कम है और एक उनके पद बहुत सारे खाली है तो उन्हें भी भरना चाहिए। तो एकमात्र सिस्टम यही है कि हम सिविल मामलों में आर्बिट्रेशन जैसी व्यवस्थाओं को बढ़ावा दें और उससे बर्डन हमारा कम होगा। और दूसरा है कि जजों की संख्या में हमें निश्चित रूप से बढ़ाना चाहिए, क्योंकि चलते समय के साथ और बढ़ते समय के साथ अपराध बढ़ रहे हैं और आज हम देखते हैं कि छोटे छोटे मामले भी कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। आज लोगों में सहन करने की शक्ति समाप्त हो चुकी है। चाहे वो फैमिली कोर्ट की बात कर लें, पहले एक फैमिली कोर्ट थी, फिर 2, फिर 3, लगातार शहरों में फैमिली कोर्ट बढ़ती जा रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सामंजस्य जो होता है हमारे दैनिक जीवन का, वो भी खराब हो रहा है। हम बाहर जाते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे अपराध गुस्से में आकर, आज एक पिता पुत्र को मार रहा है, एक दोस्त दोस्त को मार रहा है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। समाज विचारों से भाग रहा है, दूर हो रहा है, संस्कारों से दूर हो रहा है, अपराध उसकी वजह से बढ़ रहे हैं, कलयुग अपना रंग छोड़ रहा है, ऐसा कह सकते हैं आप। तो इन सब समस्याओं का समाधान 2 है, एक आप अपराध कम कर सकते हैं और दूसरा जुडिशरी को आपको संख्या बढ़ाना पड़ेगी जजेस की, और तब जाके ही वो एक अच्छा रिजल्ट हमारे बीच दे पाएगी। निश्चित तौर पे अपराध तो कम होना ही चाहिए। प्रथम उद्देश्य यह है क्योंकि इसमें लॉ एंड ऑर्डर की नींव रखी गई, तो वह इसीलिए रखी गई ताकि समाज में समरसता बनी रहे और अन्याय के खिलाफ न्याय का जो लड़ाई है उसमें न्याय की जीत हो, इसीलिए लॉ व्यवस्था बनाई गई। लेकिन जैसे कि हमारे पास ऑलरेडी अल्टरनेटिव कुछ हैं, चाहे वह ADR हो, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट, या फिर लोक अदालत जैसी मुहिम भी हमारी सरकार ऑलरेडी चला रही है। लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि ऐसी कुछ, अभी बीच में एक और मुद्दा आया था, मुझे एग्जैक्ट फैक्ट्स तो पता नहीं है, लेकिन कहीं कुछ स्टेट हैं, कुछ राज्य हैं जहाँ पर जजेस की नियुक्ति है, उसके बाद भी वहाँ का क्राइम रेट ज़्यादा है, और ऐसी कोई राज्य हैं जहाँ पर जजेस की नियुक्ति कम है लेकिन वहाँ पे क्राइम रेट कम है, वहाँ पे जो फैसले आ रहे हैं बहुत ही शीघ्र आ रहे हैं। जैसा कि आपने नियुक्तियों के बारे में बोला, तो इसके ऊपर क्या विचार है? देखिए, अपराध रोकने के लिए हम सब जो होना चाहिए जागरूकता, चाहे वो कानून को लेकर, चाहे वो संस्कारों को लेकर, दोनों में कमी है। मेरा मानना है कि बचपन में मैं चींटी इसलिए नहीं मारता था क्योंकि कोई दंड है IPC में, हालांकि कोई दंड भी नहीं है, लेकिन मैं इसलिए नहीं मारता था चींटियां मकोड़ा कोई भी जानवर, क्योंकि मेरा धर्म और मेरा सनातन संस्कृति कहती है कि ये पाप है, और हमारी संस्कृति कहती है कि किसी व्यक्ति के बारे में बुरा सोचना तक पाप है। IPC नहीं कहती। IPC में आप खुद अपराध के बारे में सोचो तो किसी प्रकार की कॉन्स्पिरेसी नहीं लगती जब तक 2 व्यक्ति ना हो। लेकिन हमारे धर्म में अगर आप आपके मन में भी किसी को गाली दे तो भी आपके ऊपर पाप और अपराध चढ़ता है। तो इसका मतलब अपराध रोकने में अगर कोई ज्यादा सक्षम है तो वो हमारे संस्कार है, हमारी संस्कृति है। आज हम उससे दूर हो रहे हैं। और जहाँ तक IPC के डर की बात है, चूंकि लचर कानून व्यवस्था है, लोग अपराध करने के बाद जमानत लेकर लंबे समय केस को टाल देते हैं, तो आज कानून का जो भय होना चाहिए समाज में, वो भय नहीं है। आज कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि समाज में सवाल उठता है कि क्या जुडिशरी उस 24 कैरेट सोने की तरह काम कर पा रही है जिस उम्मीद के साथ उसे हमने इंडिपेंडेंट जुडिशरी कहा और रखा है। क्या वहाँ पर न्याय हो रहे हैं या कई बार न्याय की बजाय केवल फैसला हो रहा है? इसके ऊपर भी देश को विचार करना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, आपने भिन्न पक्षों से इसको जोड़कर आपने जो उत्तर दिया।
और सर अब मैं एक और प्रश्न पूछना चाहूँगा कि जैसा कि सिविल सर्विसेज मध्य प्रदेश की वैकेंसीज आने वाली है, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? युवाओं को किस प्रकार से इसमें कार्यरत होना चाहिए, किस प्रकार का अध्ययन करना चाहिए, किस प्रकार की स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए, उसके ऊपर आप क्या बोलना चाहते हैं? देखो, मेरा मानना है कि सरकारी नौकरियों की तैयारी करने वाले विद्यार्थी चूंकि लगातार बढ़ते जा रहे हैं और पदों की संख्या भी बढ़ रही है, पर इस बात में नहीं बढ़ रही है, उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ रही जिस प्रोपोर्शन में आज विद्यार्थी बढ़ रहे हैं। तो ये तो तय है कि विद्यार्थी ज़्यादा है और पद कम है। अगर कोई व्यक्ति मान लो जज की एग्जाम देता है, नहीं बन पाता है, तो इसका मतलब नहीं है कि वो प्रतिभाशाली नहीं है। आज कई बार हमने देखा है विद्यार्थियों को सिलेक्शन नहीं होता तो अपने आप को कमजोर मानते हैं। अरे आप कमजोर नहीं है, इस देश की सरकारों के पास पद ही नहीं है सरकारी इतने। इस देश में 150 करोड़ लोग हैं करीब हम, तो सभी को सरकारी नौकरी संभव नहीं है देना। तो एक बात तो ये कि आप इस बात को तय करिए कि सरकारी नौकरी कोई मापदंड नहीं है आपकी जीवन की सफलता और असफलता का। निश्चित रूप से इसका हिस्सा बनने का अवसर मिलना चाहिए और आपका सपना भी होना चाहिए और आपको उसमें तैयारी भी करना चाहिए, लेकिन अपने ऊपर दबाव कि केवल यही बनना है, यह नहीं तो कुछ भी नहीं, इस प्रकार का दबाव हमारे बीच नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जब तैयारी करें तो आप देख लें कि सिलेबस कितना बड़ा है और शुरू के आप जब आपका लॉ खत्म हो जाए, 2-3 साल की जो आपकी तैयारी होती है कोचिंग या सेल्फ किसी भी प्रकार से, 2-3 साल तक तैयारी आप घर पे करिए। उसके बाद आपको घर से निकल के थोड़ा काम पार्ट टाइम वर्क करना चाहिए, चाहे वकीलों के ऑफिस आप शाम को जाइए, चाहे दिन में आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए। मेरा मानना है कि बहुत लंबे समय घर पर बैठ के तैयारी करना भी दिक्कत है, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ। मैं समर्थन करता हूँ कि 2-3 साल जितना समय आप दे सको बहुत शिद्दत के साथ आप दीजिए, उसके बाद आप पढ़ाई और कार्य दोनों को चुनिए। क्योंकि कई बार मैंने देखा है विद्यार्थी 30 साल का हो चुका है, 32 साल लगातार तैयारी कर रहा है, उसके बाद वो अचानक टेंशन में आ जाता है कि मैं अब क्या करूँगा, मेरे बाकी दोस्त तो स्टेब्लिश लॉयर बन चुके हैं, मेरे बाकी दोस्तों का प्रमोशन हो चुका है कॉर्पोरेट में, तो कई बार चिंता बाद में सताती है। तो मेरा मानना है कि तैयारी को आप तय करिए कि यहाँ तक तैयारी करूँगा और उसके बाद मैं तैयारी और कार्य दोनों करूँगा, ताकि आपके जीवन में टेंशन ना हो, आपके ऊपर स्ट्रेस ना बढ़े और जो बाजार की चीज़ें आपको सीखने को होती है, जो बाजार में जाने के बाद ही आप सीख पाओगे, वो भी आप सीख पाए। जहाँ तक बात तैयारी की है, तैयारी के नियम हमेशा आज से 50 साल पहले भी वही थे और 50 साल बाद भी वही होंगे। कानून की किताबों को पढ़ना और समझना, और चूंकि कानून याद करने में मुश्किल होता है, आप भी चूंकि अधिवक्ता है जबलपुर हाईकोर्ट में, तो आप भी जानते हैं रिवीजन कितना ज़रूरी है। अगर 15 दिन आप किसी कानून को ना पढ़े तो आप भूल जाते हैं। तो ऐसे में आपको रिवीजन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। रोज़ नया पढ़ने के पहले पुराना रिवीजन करने की अगर आपने हैबिट डाल ली तो फिर आप क्या करेंगे, आप बहुत आगे जाएंगे। मैं बच्चों को समझाता ऐसे हूँ कि आपको कभी भी लॉ की किताब को घायल नहीं करना है, क्योंकि घायल होगा तो वापस वो जाग जाएगा, वापस उठ के खड़ा हो जाएगा, आपके लिए टफ हो जाएगा। आपको उसको खत्म कर देना है समझ के, इतना अच्छा करना है कि अगली बार वो आपको दिक्कत ना दे पाए। और पढ़ाई हमेशा बोरिंग होती है, पढ़ाई किसी को पसंद नहीं है, सबकी मजबूरी है और यही कंपटीशन है। जो बोरिंग है उसको जिसने चुना और उसके बाद पूरी मेहनत करी है वो सफल होगा। एक और बात सर मैं जोड़ना चाहूँगा जी, क्योंकि आपने पढ़ाई को चुना है बतौर विद्यार्थी, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपने चाय बेचने को चुना होता या पोहे को चुना होता, कोई और व्यापार चुना होता आपके हिसाब से, तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि जो आज चाय बेच रहा है वो अच्छे से चाय बेच रहा है, वो सफल हो जाएगा, एक दिन वो MBA चाय वाला बन जाएगा और या और किसी फील्ड में सफल हो जाएगा। पर दिक्कत है कि आपने किताब को चुना है, आपकी सफलता का रास्ता आज की तारीख में इस किताब से होकर गुजर रहा है। तो आपने जो चुना है, अगर आप उसके ऊपर काम नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हम असफल होंगे। तो किताबों को चुना है, उसी के ऊपर आपको दाव खेलना है, तो उनके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। ये कि पढ़ने को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं आप ना, आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी हो गई है, कंप्यूटर, यूट्यूब वीडियोस, तमाम प्रकार की चीज़ें हो गई है। अगर आप यहाँ बोर हो तो वहाँ पढ़ लीजिए, वहाँ बोर हो तो यहाँ पढ़ लीजिए, दोस्त से बात कर लीजिए, डिस्कस कर लीजिए। आज बहुत सारे आयाम है, बहुत सारे तरीके हैं जिन तरीकों से हम अपनी सफलता के लिए आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि सर ने बताया, औषधि सदैव कष्टदायक होती है, नीम कभी भी मीठी नहीं होगी, लेकिन वह आपके रोगों से आपको मुक्त करेगी। और ये बहुत ही शानदार आपने बात कही। मैं स्वयं भी इसका समर्थन करता हूँ कि एक समय ऐसा आता है जब बच्चा ऊब जाता है रेगुलर उन्हीं चीज़ों को पढ़कर। मैं स्वयं लॉ का विधि का विद्यार्थी रहा हूँ, तो वही वेयर एक्ट, वही लॉ 50 बार पढ़ना, सेक्शंस को याद करना, रिपीटेशन करना, कहीं ना कहीं ऊब जाता है। लेकिन इसी के बीच में जो अर्जुन की तरह अड़ग रहा और अपने लक्ष्य को साधे रहा, वही नैया पार करके और अपने गंतव्य तक पहुँचता है और अपना स्थान सुनिश्चित करता है। सर आपने पद के बारे में बोला कि 100 वैकेंसी, 80 वैकेंसी, 150 वैकेंसी, कम वैकेंसी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक वर्ग जो वर्तमान परिवेश में मोटिवेट करता है, लोगों को बोलता है आपके लिए तो एक ही पद की आवश्यकता है। बिल्कुल। तो आपके लिए आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। और जैसा कि मैंने स्वयं में, मुझे मेरी पंक्तियाँ याद आती हैं कि चाहते हो चक्रवर्ती राज तो फिर
अर्जुन की भांति युद्ध तो करना पड़ेगा, और चाहते हो सब करें अनुसरण तुम्हारा, सर्वप्रथम स्वयं को सिद्ध तो करना पड़ेगा। तो क्योंकि आप ऐसे पायदान पर विराजमान होने वाले हैं जिसमें आप समाज का न्याय करेंगे, तो स्वयं को सिद्ध करना अति आवश्यक है। तो आपके लिए तो एक ही स्थान चाहिए, फिर ये 100 और 150 का मापदंड क्यों? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आपका एक ही पद चाहिए और एक ही सीट चाहिए तो आपको यह नहीं देखना चाहिए कि 50-100 कितने हैं। पर इस बीच एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि आज हमारे पास अर्जुन ज्यादा है जी। आज पद 100 है पर मेरे पास अर्जुन 150 है। क्या बात, चिड़ियाएं कम है आज। तो अगर हम हर बार इस पंक्तियों के साथ तय करेंगे कि तुझे तो एक ही पद चाहिए, तो हर माँ बाप बोलेंगे, हर बच्चे के लिए कहा जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर स्ट्रेस बढ़ाता है। ये कहीं ना कहीं उसको याद दिलाता है कि मैं असफल हूँ चूंकि 100 पद थे और मैं नहीं बन पाया। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सफलता का मापदंड एक सरकारी नौकरी तो बिल्कुल भी और कभी भी नहीं हो सकती। आप आज तैयारी करें, हो सकता है कि आप असफल हो। मैंने बहुत सारे असफल लोगों को बढ़ते जीवन में और जीवन के जो दूसरी पारी होती 40 साल के बाद वाली, उसमें सफल होते देखा है। तो आपका काम है मेहनत करना, आपका काम है संघर्ष करना, फल आपके हाथ में नहीं है। अच्छा, कोई विद्यार्थी मान लो तैयारी कर रहा है कई सालों से, कोरोना आ जाता है, एग्जाम नहीं आती है, तो फिर उस अर्जुन को आप क्या अर्जुन नहीं कहेंगे? अर्जुन तो अर्जुन है। तो उसे जिंदगी में आप सफल होंगे, इस बात की पूरी गारंटी है, पर कहाँ और कब इस बात की गारंटी कोई नहीं ले सकता। आपको लगातार संघर्ष और मेहनत करना चाहिए। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कभी ना कभी आप सफल होंगे। निश्चित तौर पर यह कोई नहीं जानता कि भविष्य में आपकी जो अध्ययन है, जो आपकी पढ़ाई है, वो आगे जाकर किस प्रकार आपको फलीभूत होती है। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि कार्यरत रहें, अपने लक्ष्य पर अड़िग रहें, जैसा कि सभी लोग बोलते हैं, जैसा कि सर ने बोला, जो अवधारणाएं पहले से चली आ रही हैं, फोकस्ड रहें, मोटिवेटेड रहें, रिवीजन करें, वो सभी देंगे। लेकिन एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि प्लान बी होना कितना आवश्यक है? आज के परिप्रेक्ष्य में प्लान बी होना पूरा आवश्यक है। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो कितने पद आएंगे, कब आएगी, कब नहीं आएगी। यूपीएससी जैसा एग्जाम अगर नहीं है तो वहाँ पर टाइम टेबल सेट है, लाखों विद्यार्थी तैयारी करते हैं। तो प्लान बी निश्चित रूप से आपके जीवन में होना चाहिए, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आपका प्लान है उसकी वजह से कमजोर होना चाहिए। प्लान बी का मना तब कहा जाता है जब आप उसे एज अ विकल्प लेते हैं कि ये नहीं हुआ तो ये कर लूंगा। प्लान बी को उस तरीके से मत लीजिए। प्लान ए को आप 100% दीजिए और उसके बाद आप प्लान बी रखिए कि मान लो अगर मैं यहाँ पर नहीं कर पाता हूँ तो मैं कहीं और कर लूंगा। नीलोत्पल मृणाल करके एक बहुत बड़े कवि हैं, आप जानते होंगे। उन्होंने बहुत लंबे समय दिल्ली में संघर्ष किया और पर सफल नहीं हो पाए। पर आज देखिए आप, उनके जो यूपीएससी की तैयारी के दौरान जो विचार उनके मन में पैदा हुए, उन्होंने ब्लैक हॉर्स करके शायद एक किताब भी उनकी उपन्यास बहुत सफल हुआ है। आज देश के बहुत बड़े जाने माने कवि बड़े मंचों पर आते हैं। तो वो असफल विद्यार्थी यूपीएससी के मुखर्जी नगर का, वो आज देश के सारे मंचों पर सफल है। तो आपकी सफलता विधि ने कहाँ तय कर रखी हो, विधान ने कहाँ तय कर रखी हो, आपको भी नहीं पता है। हाँ, पर आपको काम करना जरूरी है, आपको मेहनत करना जरूरी है, क्योंकि आपके अंदर जो पक रहा है वो कहाँ जाके आग निकालेगा वो आप भी नहीं जानते। आपके अंदर आग होनी चाहिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जैसा कि आपने बताया कि यह कर्म ही सुनिश्चित करते हैं कि आप किस पायदान पर विराजमान होंगे। देर भले ही लगेगी लेकिन निश्चित सफलता का बुगुल आप बजाएंगे। बहुत ही शानदार। और एक और प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जैसा कि मुझे जानकारी मिली आपकी टीम द्वारा, आप स्वयं कॉलेज के समय में डिबेटर रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं स्वयं भी इस क्षेत्र से आता हूं। कॉलेज के समय मैंने भी बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की। तो मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि कॉलेज के समय में जो विधि के विद्यार्थी अभी हैं, या सिर्फ विधि के नहीं, जो भी बच्चे अभी अध्ययन कर रहे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का उनके जीवन में कितना योगदान है? क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम देखते हैं इंटरव्यू की जो तैयारी में लोग बोलते हैं हेजिटेशन होता है और लोगों को समस्या आती है फेस करने में। तो स्पोर्ट्स हो या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, उसके माध्यम से आपका जो फेस करने की पावर होती है वो बिल्ड होती है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आपकी बिल्ड होती है। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कितनी आवश्यक है एक बच्चे के जीवन में, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जिस तरीके से दुनिया चल रही है उस समय हमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ लगातार होना चाहिए। मैंने अपने स्कूली जीवन जब केंद्रीय विद्यालय धार में किया तो भी मैं बहुत सारी प्रतियोगिताओं में, खेल में, डिबेट में, एक्सटेम्पर में बहुत सारी मैं भाग लेता था। मैं अपने स्कूल का हेड बॉय भी था, तो वहाँ पर भी मुझे किस तरीके से कार्य करना चाहिए उसका भी अनुभव हुआ।
मैंने अपने स्कूल ऑफ लॉ में भी बहुत सारी गतिविधियाँ करी है। मैं DAVP का ABVP का वाइस प्रेसिडेंट भी रहा था 1 वर्ष के लिए, तो वहाँ से भी मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। तो जब आप बहुत सारे पटल पर काम कर रहे होते हो, चाहे वो डिबेट का पटल हो, चाहे वो मूड कोर्ट का पटल हो, चाहे वो कॉलेज की गतिविधियों को संभालना हो, चाहे वो कॉलेज की एक्टिविटीज़ का कोऑर्डिनेशन करना, मैनेजमेंट करना हो, इन सब में आपका निश्चित रूप से आपका योगदान होना चाहिए, आपका सहयोग होना चाहिए, क्योंकि यही उम्र होती है सीखने की। और केवल किताबें आपको नहीं सिखा सकती है, तय है ना। आपको किताबें ही नहीं, आपको किताबों के सिवा आप किताबों का उपयोग किस तरीके से करना है, वो आपको कहीं ना कहीं उन एक्टिविटीज़ से सीखने को मिलेगा। तो जो विद्यार्थी मुझे सुन पा रहे हैं, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप किसी भी एक प्रथा को, चाहे आप चेस खेलते हो, आप खेलकूद करते हो, आप डिबेट करते हो, आप एक्सटेम्पर करते हो, आपको करना चाहिए। और अगर नहीं भी आता है तो भी करना चाहिए, आपको सीखने को मिलेगा। हार और जीत का महत्व शुरुआती दौर में, उम्र में बहुत कम होता है। सीखना आपका मकसद होना चाहिए। मैं इंदौर में जब आया था तो मैंने डिबेट नहीं करता था, क्योंकि मैं डरता था कि इतना बड़ा शहर है, मैं धार जैसे छोटे से शहर से आया हूँ, तो मैं क्या ही कर पाऊँगा। फिर एक बार मुझे डिबेट इसलिए करना पड़ी क्योंकि मेरी जो दोस्त थी क्लास में जो डिबेट करती थी, उसको पार्टनर कोई तबियत खराब होने के कारण नहीं आ पा रहा था। और डिबेट का नियम होता है कि दोनों पार्टनर आएंगे तो ही उन्हें माना जाएगा पार्टिसिपेशन, और वैसा नियम वहाँ पर था। तो मुझे एक दिन पहले रात को फोन आता है कि तुम बस आ जाओ और खड़े हो जाना स्टेज पे, ताकि फॉर्मेलिटी हो जाए। मैंने कहा ठीक है फॉर्मेलिटी, मुझे टॉपिक दे दिया जाए। तो मुझे टॉपिक मिला, मैंने इंदौर होलकर में, वो कॉलेज में डिबेट कॉम्पिटिशन था, दादा निर्भय करके हमारे एक कॉम्पिटिशन होती है जी, है ना, उनके पुत्र डिबेट कराते हैं वो कॉम्पिटिशन। तो वो डिबेट में मैं द्वितीय स्थान प्राप्त करा, और जो मेरे साथी थे वो तृतीय स्थान प्राप्त करा, उसमें हम दोनों ने स्थान प्राप्त करा। मुझे भी नहीं पता था कि मैं जीत जाऊंगा। और उसके बाद मैंने लगातार 40-45 डिबेट इंदौर, मध्य प्रदेश और भारत के स्तर पर जीती। तो आपके अंदर क्या है आपको शायद ना पता हो, लेकिन आपको अगर आप कोशिश करेंगे तो प्रकृति आपको कहीं ना कहीं पहुंचा देगी। नीलोत्पल प्रबल की एक पंक्ति है, एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रही, पर मैं आपको समझा दूंगा कि कोलंबस के अमेरिका खोजने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप ये खोज पाओ कि आपको आपके जीवन में क्या करना है। अगर आपने वो खोज लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती। तो आप इतनी ज़िंदगी में इतना जीवन जी रहे, इतना संघर्ष कर रहे, सारी चीज़ें हैं, उस बीच अगर आपको पता चल जाए कि आपके जीवन में आपको क्या करना है, तो वो जो खोज थी ना कोलंबस वाली, उससे बड़ी खोज ये है कि आपको पता चल चुका है कि आपको क्या करना है। निश्चित तौर पर, जैसा कि आचार्य रजनीश भी यह कहते हैं कि दुनिया को खोजने के पहले सर्वप्रथम मूल मंत्र यह है कि आप स्वयं को जाने आप कौन है। यह सबको पता है कि दूसरों को क्या करना है, दूसरों को मार्गदर्शन सब देते हैं। जिस दिन आपको यह पता चल जाएगा कि आपका जन्म किस लिए हुआ है, आपका उद्देश्य क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, निश्चित तौर पर आप स्वयं विवेकानंद जैसे इस पूरे संपूर्ण विश्व में इस संपूर्ण विश्व में आप ख्याति प्राप्त कर सकते हैं, और स्वयं अपने पायदान पर सुनिश्चित करके स्वयं को सफलता का एक मानिक दूसरे लोगों के सामने आप बन सकते हैं। लोगों के सामने एक ऐसी हस्ती बन सकते हैं जो आपको आदर्श मानकर आपके पद चिन्हों पर आगे चले। बहुत शानदार सर, बहुत ही अच्छा इंटरव्यू जैसा कि हो रहा है, और आपने काफ़ी चीज़ों के ऊपर बेबाकी से बहुत शानदार उत्तर दिए। हालांकि इस प्रकार के प्रश्न मैं इसमें पूछता नहीं हूँ, लेकिन मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई जिस प्रकार से आपने राजनीति के ऊपर बेबाकी से उत्तर दिया। अमूमन मेरे इंटरव्यू में, हालांकि संभवतः जो लॉ से रिलेटेड इंटरव्यू, इसमें राजनीति के ऊपर मैं प्रश्न पूछता नहीं हूँ, लेकिन आपकी जिज्ञासा को देखकर मैं प्रश्न राजनीति से रिलेटेड पूछना जरूर चाहूँगा कि चुनाव आने वाले हैं और किसी भी पार्टी का समर्थन ना करते हुए, किसी भी पार्टी का विरोध ना करते हुए चुनाव को आम व्यक्ति को किस प्रकार से देखना चाहिए, इसके ऊपर मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ। चूंकि सरकार एक घोषणा पत्र निकालती है और ये तय करती है कि अगले 5 साल वो क्या करेंगे और किस तरीके से देश के भविष्य की नींव रखी जाएगी, तो एक आम आदमी को देखना चाहिए कि सरकारों ने जो पिछले 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में काम किया है, न केवल अपने राज्य में बल्कि उस सरकार ने दूसरे राज्यों में किस तरीके से काम करा है, जो उनका लोकल नेता है वो कितना प्रभावशाली है। इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद उन्हें तय करना चाहिए कि उन्हें वोट किसको देना और किसको नहीं देना है। देखिए, अगर विकास के नाम पर आप वोट देते हो तो निश्चित रूप से आपको विकास की परिभाषा पता होना चाहिए, किस तरीके से सरकार कार्य करती है, किन मुद्दों पर, किन मामलों पर वो फेल है, किन मामलों पर, मुद्दों पर वो पास है, आप संतुष्ट है। इन तमाम चीज़ों को आपको देखना चाहिए। केवल मीडिया, चूंकि कई बार हम देखते हैं कि कोई मीडिया किसी विशेष पार्टी का समर्थन करता है, तो उस चैनल को देखकर अगर आप अपना मत तैयार करते हैं तो ये गलत है, ये आप लोकतंत्र के अपराधी है। लोकतंत्र एक नागरिक से उम्मीद करता है कि वो न्यूट्रल होकर तय करे कि मुझे किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है।
पापा वोट किसको दे रहे हैं, भैया वोट किसको दे रहे हैं, या मेरे घर से कौन सी पार्टी का नेता खड़ा हुआ है, इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए और इग्नोर भी करते हुए साथ साथ आपको खुद का जो मत है वहाँ तक भी पहुँचना चाहिए, खुद की जो आवाज़ है वहाँ तक भी पहुँचना चाहिए, और आपको कोशिश करना चाहिए कि आप किसी भी पार्टी को एक अच्छा नेता सदन में जाए। मेरा कहना है कि चाहे कोई सी भी पार्टी हो, अगर आपके एरिया से एक ऐसा व्यक्ति खड़ा हो जो पढ़ा लिखा है, जो समझदार है, आपको उसको वोट देना चाहिए। क्योंकि अगर पढ़े लिखे वो लोग जाएंगे वोट पाकर सदन में, तो आपका सदन अच्छा बनेगा, अच्छा कार्य करेगा। क्योंकि सारे मापदंड तय हो चुके हैं, पर राजनीति में नेता की मिनिमम क्वालिफिकेशन आज तक तय नहीं हुई है, उसके ऊपर चर्चा कोई नहीं करता। उसके ऊपर सवाल होना चाहिए कि जो देश का लॉ बनाता है, कानून बनाता है, जो विधानसभा है, उनमें जो लोग बैठे वो कितना लॉ को जानते हैं, कितना इस तरीके की बातों को जानते हैं, उनका ज्ञान का स्तर क्या है। तो आज चूंकि मॉडर्न वर्ल्ड में, तो हमें हमारे नेताओं को भी उतना ही पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो उनके एजुकेशन को भी आपको देखना चाहिए और किस तरीके से वो अपने एजुकेशन का यूज़ भी कर पा रहा है या नहीं, इन तमाम चीज़ों को हमें देखना चाहिए। युवाओं को मौका देना चाहिए, क्योंकि बदलता दौर है और बहुत स्पीड से बदलता दौर है। तो युवा ज़्यादा बेहतर सोच पाएंगे उन मुद्दों के ऊपर जो समय के साथ लगातार बदल रहे हैं और बढ़ रहे हैं। जैसा कि मैं वर्तमान परिवेश में देख रहा हूँ कि युवा सिर्फ सरकारी नौकरी की होड़ में लगा हुआ है, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स को अपना एज अ कैरियर नहीं सोच पा रहे हैं। तो पॉलिटिक्स एज अ कैरियर युवाओं को सोचना कहाँ तक तर्कसंगत है, और युवा शक्ति को राजनीति के पटल पर आना, सक्रिय होना कितना आवश्यक है वर्तमान में? देखिए, राजनीति एक सेवा है, और अगर आप उसे एक सेवा के रूप में लेकर अपना पूरा जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको उस तरीके का विचार आपका है तो निश्चित रूप से आपको जाना चाहिए। बहुत सारे युवा चाहते हैं कि वो नेता राजनीति में आए, पर राजनीति मजाक नहीं है। राजनीति ये नहीं है कि मैं मेरे मोहल्ले के 50 लोगों को पहचानता हूँ, वो मुझे पहचानते तो मेरा भविष्य है। वो मुगालते हैं ज़्यादा कह सकता हूँ, क्योंकि वो एक जवाबदारी भी है। आप उस पद पर चले जाओ वो बड़ी बात नहीं है, उस पद पर जाकर जिसके लिए आपको चुना है वो कर पाओ तो बड़ी बात है। तो राजनीति को चुनने का आप अधिकारी है कि भी नहीं है, वो भी तय करना चाहिए। आप लोगों की उम्मीदों को, अपेक्षाओं को, आप चीज़ों को समझते या नहीं समझते, उन सब पर विचार करिए। अगर आप प्रतिभाशाली है, अगर आप योग्य, अगर आप कर सकते हैं, निश्चित रूप से राजनीति को एज अ विकल्प लेना चाहिए, उसके लिए काम करना चाहिए। पर केवल राजनीति कोई कार्य नहीं है। एक 20 साल का बच्चा सोचे कि मैं केवल राजनीति करूँगा, तो ये संभव नहीं है जब तक उसके पिताजी के पास कोई बहुत अच्छा धन बल ना हो। एक आम युवा की बात करूँ, एक मध्यम परिवार के युवा की बात करूँ, तो उसे काम के साथ साथ राजनीति कर सकता है। और राजनीति को बेहतर बनाना है तो हमें कूदना पड़ेगा, हमें उसको बेहतर बनाना पड़ेगा। जहाँ तक बात सरकारी नौकरी में युवाओं के आने की है, तो मैं थोड़ा सा विरोध उसका भी चुका है। लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 21 साल की उम्र में वो घुसता है और 30 साल में वो बाहर होता है। इस 10 साल के समय में वो एक ही सब्जेक्ट को, एक ही पार्ट को लगातार पढ़ रहा है। उसकी हिस्ट्री के बाबर अकबर उनके उल्टे जेब में कौन सा सेब रखा था, इसकी जानकारी तो उन्हें होती है, लेकिन वो जानकारी जीवन में किसी काम नहीं आती है। आज अगर इस देश को आगे बढ़ना है, 21वीं सदी का माहौल है, हमें नई चीज़ों को खोजना है, डिस्कवरी करना है, इन्वेंशन करना है, नए आयाम चुने। सरकारी नौकरी बहुत एक अच्छा विकल्प है, पर बहुत चुनौतीपूर्ण है। आज अगर देश का भौरकुआ पर इतने सारे विद्यार्थी है, आज लाखों विद्यार्थी आज यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं। अगर ये पूरा युवा कुछ और करना शुरू कर दें तैयारी के सिवा, कुछ अपना उद्यम शुरू कर दें, छोटा छोटा उद्यम, तो निश्चित रूप से हम उस दिन विचार कर सकेंगे कि भारत से भी गूगल आएगा, फेसबुक आएगा, इंस्टाग्राम आएगा, सब आएगा। क्योंकि वहाँ का बच्चा सोचता है कि मुझे स्टार्टअप शुरू करना है, और यहाँ का बच्चा सोचता है कि मुझे सरकारी नौकरी पटवारी की मिल जाए तो भी कर लूँगा। तो हाँ, क्योंकि एलॉन मस्क वहाँ पैदा हो सकता है, क्योंकि वहाँ की विचार ये है। भारत को आप सोचो कि बिल गेट्स पैदा हो जाए, संभव नहीं फिलहाल, क्योंकि सरकारी नौकरी का मंच है। पटवारी बनना हो तो आप यहाँ सोच सकते हो। तो अगर आपका समाज खुले विचारों का होगा, भविष्य के विचारों का होगा, और रिस्क लेने की क्षमता और पोटेंशियल अगर उसके अंदर होगा, तो आप एक बड़ा बाजार, एक बड़ा और नया हिंदुस्तान आप पूरे विश्व के सामने खड़ा कर पाएंगे। जैसा कि मुहिम अभी चलाई भी जा रही है कि आप स्वयं नौकरियों की होड़ में ना बनकर स्वयं एक एंटरप्रेन्योर बने और उसके लिए कार्य करें, नौकरी के पीछे ना भागें, नौकरी पैदा करें। बिल्कुल, इस पे ऑलरेडी कार्य हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं मैं भी इस बात का समर्थक हूँ कि नौकर ना बने, आप नौकरी देने का प्रयास करें, लोगों तक पहुँचाएं। जैसा कि अभी आपने बोला, राजनेता को शिक्षित होना चाहिए,
और समझदार होना चाहिए। लेकिन यह मैं आपसे जानना चाहता हूँ, वर्तमान परिवेश में डिग्रीधारी बहुत है, हाँ, लेकिन शिक्षित और समझदार दोनों साथ में मिलना, इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए वो कारण यही है क्योंकि आज इस देश ने शिक्षा की जो व्यवस्था तैयार करी है उसकी नींव पर कहीं ना कहीं ये नेताओं थे और इनके सामने एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ एजुकेशन का और उसके तहत वो डिग्रियां बांट रहा है। अगर आज एक पढ़ा लिखा वर्ग वहां तक जाएगा तो वो शिक्षा के मूल्यों को समझेगा, वो किस प्रकार का इंजीनियर चाहता है बनना वो समझेगा और उस प्रकार का फिर एजुकेशन पॉलिसी भी आएगी और एजुकेशन में बदलाव भी आएगा। ये बात तो ठीक है आपकी कि डिग्रीधारी हमारे देश में बहुत सारे, डिग्री तो ठीक है, पीएचडी धारी है और ऐसे ऐसे पीएचडी धारी है जो चपरासी के आवेदन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये सब का कारण ये है क्योंकि जिस शिक्षा को हम लेने गए तो शिक्षा हमने प्राप्त नहीं करी है। हम अपने आप को इंजीनियर कई बार कह तो देते हैं पर हम कभी कॉलेज नहीं गए, हमने केवल डिग्री ली, तो फिर हम अपने आप को इंजीनियर कह रहे हैं, वो गलत है। हमने जो सीवी बनाया कि मुझे आता है कंप्यूटर, मुझे अंग्रेजी आती है, मुझे ये आता है, तो भाई अगर तुझे आता है तो सीवी ठीक है, वरना तो झूठ बोल रहा है। जिस प्रकार से आप खराब माल बेचोगे बाजार में उस प्रकार से अपने आप को खराब अगर बेचोगे तो कोई कैसे लेगा? आपको आपकी डिग्री के लिए नहीं, आपको आपके नॉलेज स्किल्स के लिए लिया जाता है। तो आपकी स्किल्स पर आपको कार्य करना चाहिए और वो स्किल ही है जो आपको जिंदगी भर काम देगी। और मैं तो एक और बात कहता हूँ, आपको अपनी जिंदगी को ऐसे तैयार करना चाहिए कि आपके पास अगर आपकी सारी डिग्रियां जल भी जाए, जी, घूम जाए, जी, समाप्त हो जाए, उसके बाद भी आपको दुनिया नौकरी देने को तैयार हो, उसके बाद भी आपकी कीमत बहुत जोरदार हो, ऐसा खुद को तैयार करिए। आप बिना इंजीनियर बोले आप किसी कंपनी में जाइए, बोले 10 दिन काम करूंगा केवल, मैंने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा छोड़ो, आप 10 दिन में उसके सारे इंजीनियर से बेहतर काम कर देते हो, तो डिग्री किस काम की आपकी? स्किल्स महत्वपूर्ण है और आपको स्किल्स के ऊपर ही कार्य करना चाहिए। बिल्कुल, हमारे समाज में ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जिनके पास उस लेवल की डिग्रियां नहीं है, चाहे वो आईआईएम से हो या वो आईआईटी से हो या किसी प्रकार के ऐसे मोहर लगे संस्थान से हो जिनका डंका पूरे विश्व में बजता है। लेकिन हम देखते हैं कि उनने इस प्रकार की उपलब्धियां हासिल की कि उनके ही द्वारा इस प्रकार के जब संस्थान बनाए जाते हैं तो उनके सुझाव लिए जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि स्कोप फील्ड में नहीं होता है, स्कोप बंदे में होता है। क्या बात! अगर वो बीकॉम भी कर रहा है तो ऐसा बीकॉम करे कि फिर भी लोग कंपनियां आगे पीछे घूमे उसके, और संभव है भारत के ऐसे बहुत सारे कॉलेज है, दिल्ली का श्रीराम कॉलेज, जहाँ के बीकॉम के प्लेसमेंट कई कॉलेजों के बड़े बड़े एमबीए से अच्छे हैं। तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कर क्या रहे हो, आप जो कर रहे हो उसको आप कैसा कर रहे हो। आप जो करिए तगड़ा करिए और ऐसा करिए कि फिर तुम सा कोई ना हो। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और जैसा कि सर ने बताया, अब मैं अंतिम 2 प्रश्न आपसे पूछता हूँ और इस इंटरव्यू को विराम दूंगा। प्रश्न यह है कि इंटरव्यू के लिए काफी बड़ा एक समाज में वातावरण है कि जज का इंटरव्यू, मतलब एक प्रकार का हवा जिसको हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं कि ऐसा बताया गया है कि जज के इंटरव्यू की तैयारी जज के समय ऐसा करे, एक रात पहले नींद नहीं आती है, ये नहीं होता है। तो उसके बारे में आप क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे, उसके बारे में आपकी क्या विचार? देखिए, एक तो डर स्वाभाविक है, अगर डर ही समाप्त हो जाए, ऐसा मैं कुछ बोल दूं या ऐसा कुछ प्रकृति में हो जाए कि इंटरव्यू का डर समाप्त हो जाए तो फिर वो इंटरव्यू नहीं रहेगा। उसके इंटरव्यू होने का मतलब ये है कि आपके अंदर डर, स्ट्रेस, चुनौती होना चाहिए। और देखो, इंटरव्यू में इसी बात को चेक किया जाता है कि आपके सामने हाईकोर्ट जज बैठे या बड़े अधिकारी बैठे जिनके सामने आपका ज्ञान बूंद की तरह और आपके सामने समंदर बैठा हुआ है। ऐसे में आपके सामने सवाल आएगा और आपको तय करना है कि मुझे आता है, नहीं आता है, आता है तो मैं किस तरीके से शुरू करूँगा और मैं किस तरीके से उन तक पहुँचाऊँगा। यही टेस्ट है, ज्ञान का टेस्ट ऐसा बताते हैं कि प्योर मीन्स में हो चुका होता है। इंटरव्यू में आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है, क्योंकि जज बनना केवल जज बनना नहीं है, आपको वकीलों की सुनना है। आप जब नए जज बनते हैं तो बड़े सीनियर वकील आपके सामने बहस करेंगे, हो सकता है वो आपको कुछ समझा दे, बता दे, बहस कर ले, तो आपको इन तमाम चीज़ों को आप कैसे मैनेज करेंगे। तो आपकी आवाज़ में भी दम होना चाहिए, आपकी आवाज़ खुली होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपकी मर्यादा, आपको बार बेंच का रेशियो पता होना चाहिए, आपको आपकी हदें पता होना चाहिए। तो इंटरव्यू में सब चीज़ें चेक की जाती है कि अगर इनके सामने वकील साहब भड़क जाए तो ऐसे में जज साहब का क्या करेंगे, वो शांत रहेंगे, गंभीर रहेंगे या वो भी उनकी तरह गुस्सा हो जाएंगे। तो आप किस तरीके से कार्य व्यवहार करेंगे अपने जीवन में, इसका होता है इंटरव्यू। इसकी तैयारी वैसे होती नहीं है, इसकी तैयारी नहीं होती है। क्या होता है, इसके साथ प्रैक्टिस करते हो आपको डर समाप्त होता है, क्योंकि सवाल नया आ रहा है। हम जो सवाल पूछ रहे हैं मौके में वो नहीं आ रहा है, प्रैक्टिस से नहीं आ रहा है, जो आपने सीखा है वही आ रहा है। लेकिन जब हम किसी चीज़ की लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो उसकी तैयारी नहीं होती है, उस माहौल की तैयारी होती है कि मैं तैयारी करके आया हूँ तो मैं अच्छे से दूंगा, अगर मैं तैयारी करके नहीं जा रहा हूँ तो मेरा खराब होगा। तो तैयारी करने से आपको मिलती है कॉन्फिडेंस, और वो फिर कहीं ना कहीं वहाँ पर झलकता है। मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों से बात करी जो इंटरव्यू देकर आए, बाहर आते ही फोन लगाते, बोले सर कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है।
हंस मिल के बात कर रहे हैं, पूछ रहे कहाँ से आए कहाँ से नहीं आए, ट्रेन कौन सी है, कई बार आपको चाय का पूछ रहे, नाश्ते का पूछ रहे, ये पूछ रहे आपको नाश्ता मिला कि नहीं मिला, पापा मम्मी साथ में आए नहीं आए। तो बहुत फ्रेंडली व्यवहार होता है, बहुत अच्छे से आपको वहाँ पर ट्रीट किया जाता है। केवल डरावा है, केवल दिखावा है कि बहुत चमकाते हुए डराते हैं, स्ट्रेस देते नहीं देते, बहुत अच्छा इंटरव्यू चलता है। और कहीं ना कहीं इंटरव्यू एक ऐसी चीज़ है जहाँ आपके ऊपर भी थोड़ा बहुत रहता है कि आप भी थोड़ा बहुत उससे माहौल बना सकते हैं, आप भी अपने सवालों की तरफ उन्हें झुका सकते हो, आप भी अपने जवाब का जब अंत करें तो ऐसे पे अंत करें जहाँ से नया सवाल बनता हो, तो कहीं ना कहीं इंटरव्यू को आप भी लीड कर सकते हैं। तो इस इंटरव्यू से ये सवाल बनता है, जैसा कि मैं अंत कर रहा हूँ कि संवाद विद तेज चौबे के साथ आपका क्या अनुभव रहा, और इस टीम के बारे में, हालांकि अभी टीम तो ज़्यादा है नहीं, जैसा कि मेरे कैमरामैन है, जैसे मैं स्टार्टिंग में सुनिश्चित करता हूँ कि आपके लिए बहुत अच्छा इंटरव्यू, बहुत अच्छा स्टूडियो, बहुत अच्छे कैमरामैन और ये सारी चकाचौंध हम आपको प्रोवाइड नहीं कर पाए, लेकिन मेरा यह प्रयास है कि आप सभी लोगों तक इस प्रकार का नॉलेज पहुँचे, इस प्रकार का चिंतन पहुँचे, इस प्रकार का इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचे कि हम आपके जीवन में कुछ सार्थकता पैदा कर सकें, आपके विचार में कुछ चिंतन उत्पन्न कर सकें। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका किस प्रकार का अनुभव। बिल्कुल, मेरा 110% का समर्थन है, और कहीं ना कहीं ज्ञान का माध्यम, ज्ञान का स्रोत ऐसे मंच होते हैं, और ऐसा विचार जो आपने लिया और इस विचार को लेकर जो आप चले हो, मेरी और लीगल होम टीम की ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपके फॉलोवर्स लगातार बढ़े, आप मिलियंस तक जाए, आपको पूरा देश जाने, और जिस उद्देश्य के लिए आप जा रहे हैं कि आप जिन लोगों से वार्ता करें, विचार करें, वो विचार लोगों तक जाए और वो विचार लोगों की ज़िंदगी बदले। क्योंकि अगर आपके एक इंटरव्यू भी एक बच्चे की ज़िंदगी बदल दी, तो आपका कार्य करना, आपकी मेहनत, आपका पसीना और आपका बारिश में भीगना, ये सब सफल हो जाएगा। तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ है, और निश्चित रूप से जब जब आपको ज़रूरत पड़ेगी हमारी टीम की, तब तक आपके साथ हम खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वो तो आपने इस इंटरव्यू के माध्यम से सुनिश्चित कर ही दिया कि तब जब भी ज़रूरत पड़े आप हमारे लिए उपस्थित है, इतने शॉर्ट पीरियड में आप हमारे लिए अवेलेबल रहे, और अवेलेबल रहे ही नहीं, सारे स्टूडियो के साथ अवेलेबल रहे। तो ये इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और इस इंटरव्यू को मैं मेरे ही लिखे दोहे के साथ समाप्त करना चाहता हूँ। कैमरे के बाद सर की प्रतिक्रिया जानूंगा कि न्याय दिलाने के लिए करता नित्य अपील, न्याय दिलाने के लिए करता नित्य अपील, क्या कलयुग का देवता केवल एक वकील। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद, और जुड़े रहिए संवाद विद तेज चौबे के साथ। आज हमारे साथ थे लीगल होम के डायरेक्टर अमानोन पाटीदार जी। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका।